के पर बुनकर लॉन्च में रखा गया। साजिदा मैडम की सदारत में बोलने के लिए मौजूद कई हैं। मुझसे पहले काफी मुकर्रिर ने निहाल साहब पर बोला, कुछ नई बात थी, कुछ हमने सुनी थी, कुछ मेरे लिए भी नहीं थी। अब मेरे सामने ये सवाल था कि मैं क्या बोलूं। शहर मैं ये 8 साल की बरसी निहाल साहब से शहर 8 साल से महरूम है, ये बात बिल्कुल सच है। मगर ये शहर क़यादत से 25 साल से महरूम है, क़यादत से 8 साल से नहीं महरूम है। हलीम सिद्दीकी बोल रहे थे कि निहाल साहब की हयाती में निहाल साहब क्या किए, ये आप लोगों को भी पता है, मुझसे पहले भी लोगों ने बोले, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता क्योंकि वक्त भी नहीं है। मगर उनकी हयाती में 2014 के असेंबली में ये बात बिल्कुल सच है कि बुलंद इकबाल को 6,500 वोट मिले। ये कोई गलत बात नहीं है, आंकड़े हैं, शहर के सामने हैं। मगर उसकी कई अलग अलग वजूहात थी। निहाल साहब की फैमिली कभी अवामी कामकाज से हटी नहीं। हमको बहुत से लोग ये बोलते हैं कि जिस तरह दूसरे लीडरान काम करते हैं उसी तरह तुम भी करो। क्या जरूरत है अपनी 19 केस बना लेते हैं, क्या उससे हासिल हो जाने वाला है। मगर हम निहाल साहब के नजरियात पर चलते हैं, उनके उसूल पर चलते हैं। हमें भी पता है कि जिस तरह की मालेगांव शहर में सियासत और जिस तरह से कामकाज हो रहा है, कोई बहुत जरूरत नहीं है। आज यहाँ पर 10 लाख की रोड बनाने पर भी आमदार अगर 10 यूट्यूब चैनल और 10 अखबार के नुमाइंदे को लेकर फोटोबाजी कर सकता है तो ये कोई हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 10 लाख 20 लाख का काम करा लेना और उसके साथ फोटो खिंचा लेना। मगर उसके बाद भी हमने 19 केस अपने ऊपर बनाए हैं, कोर्ट के चक्कर लगाते हैं। 12 नवंबर का वाकया हुआ, हम भी शायद तो दूसरे की तरह भागते फिरते, हम भी दूसरे शहरों में होटलों पर रहते, हमारे भी ताल्लुकात बाहर बहुत हैं। मगर जेल में क्यों मैं गया, खुद को सरेंडर पर वाहिद था 12 नवंबर में, जो अपने आप को सरेंडर किया। मुझे बाहर कोई मतलब था ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे सामने उस वक्त मेरा खुद का सवाल नहीं था कि मुस्तकिल डिग्निटी, ये सवाल नहीं था। मेरे सामने सवाल था निहाल साहब अगर होते तो। कुर्बानी हमने उनसे सीखी, इसलिए हम कुर्बानी दे रहे हैं और मुसलसल दे रहे हैं। हमको तरह तरह से मुखालफी तकलीफ देने का काम कर रहे हैं। हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम सियासत में रहेंगे तो ही हम सब कुछ कर सकते हैं। हम अपना काम काज करके भी बहुत सुकून और अच्छे से रह सकते हैं। मगर हमारे सामने निहाल साहब का नजरिया और निहाल साहब का उसूल कि वो इस शहर को अपना शहर मानते थे। हम इस शहर को बनाने और संवारने में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी वक्त कर दी। हम इस शहर को बर्बाद और उजड़ता नहीं देख सकते, इसलिए हम तकलीफ उठाते हैं। तो ये कहता है कि सियासत के लिए कर रहे हैं, तो बिल्कुल गलत बात है। सियासत के लिए करने के लिए दूसरे जिस तरह से करते हैं हम भी कर सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है कि शिवाजी पुतले के बाद अगर कोई भगवा लेकर आ रहा है तो हम तिरंगा लेकर वहां पहुंचे, कोई उस पर बात भी नहीं करता। हमें पता है कि जब हम तिरंगा लेकर जाएंगे और भगवा लेकर वहां पहुंच गए तो मामला किधर से किधर हो सकते हैं। आज मुल्क के हालात क्या है मुसलमानों के ताल्लुक से, ये भी आप सबके सामने है। उसमें कोई सियासी बात नहीं कि यार सियासत या बहुत नाम हो जाएगा या ये हो जाएगा, ये बात भी बिल्कुल गलत है। हमारे सामने सवाल है निहाल साहब का नजरिया और उसूल कि कोई 26 जनवरी और 15 अगस्त के मौके पर भगवा झंडा लेकर आएगा। इस मुल्क में अगर निहाल साहब होते तो ऐसा नहीं होता। इस वजह से हम करते हैं
कि ये शहर पर हम फिरका परस्तों का राज होना नहीं देना चाहते, उनका दबदबा होने नहीं देना चाहते। इसलिए हम हमारा दबदबा रखते हैं और हम वहां गए और भगवा झंडे वालों को रास्ता बदलना पड़ा। ये निहाल साहब का नजरिया, निहाल साहब का उसूल है। उनको कोई जरूरत नहीं है कि हम रात दिन लोगों का काम काज करें, राशन कार्ड से लेकर हर मामला में हर मुद्दे पर काम काज करें, ऐसी हमको कोई जरूरत नहीं है। हम घर द्वार छोड़कर अगर सब काम करते हैं तो सिर्फ इसलिए कि जिसने इस शहर को बनाया, जिसने इस शहर के लिए पूरी जिंदगी वक्फ कर दी, उसके शहर को हम हमारी आंख के सामने बर्बाद होता नहीं देख सकते। निहाल साहब की लड़की को कोई आज जरूरत नहीं है कि वो लोगों का बहुत दिन रात काम करे। खातून हो के कई केस उसके ऊपर भी है, उसको कोई जरूरत नहीं कि ईदगाह ग्राउंड पर जाकर, जब ईदगाह पर क्रिकेट खेलने से हमारे लोगों को मना किया जा रहा था तो दूसरे बड़े बड़े लीडरान एमएलए जो नुमाइंदे हैं उनको वो नहीं गए, उसको भी जरूरत नहीं। मगर उसके सामने भी सवाल था निहाल साहब का नजरिया और निहाल साहब का उसूल। हम इसलिए करते हैं कि हम नहीं चाहते कि इस शहर में फिरका परस्तों का कब्जा हो। इस तरह से बोला गया कि निहाल साहब ने ऐसे हालात बनाए कि ये शहर मस्जिद और मीनारों का शहर है। ये शहर में आज मुल्क के ऐसे हालात होने के बाद भी यहाँ पर आने वाला आदमी, आज भी लोग बाहर से मालेगांव शहर में इसलिए आते हैं कि यहाँ पर तहफ्फुज़ मानते हैं, महफूज मानते हैं अपने आप को। ये इसलिए निहाल साहब का ये शहर है। उन्होंने इस तरह से इसे बसाया, इस तरह से इसे रखा, इस तरह से यहाँ पावर इंडस्ट्री फल फूल रही है कि दूसरे शहरों में इस तरह से फल फूल नहीं रहे, ताकि लोग यहाँ आए, अपने आप को तहफ्फुज़ दें। इसलिए हमको करना पड़ता है कि कल के यहाँ पर फिरका परस्तों का दबदबा ना आ जाए। फिरका परस्त ये ना समझने लगे कि मालेगांव शहर में कुछ भी कर सकते हैं। घर की यात्रा हुई, वो आए, वो चले गए, हम उसके खिलाफ कोर्ट तक गए, बयान हम भी दे देते थे कि हाँ ये गलत हुआ, ये हुआ, वो हुआ, कोई मसला नहीं था। कोर्ट गए, वकील लगाए, खर्चा किए, पुलिस के पास बयान दिए, पुलिस ने नोटिस भेजी, कार्रवाई करने की बात बोली। हम भी चाहते तो बोल देते थे नहीं, हम डट कर वहां बयान दिए। एक बार नहीं 4 बार घर की यात्रा के मामले में मेरा बुलाना आया और मैं गया, बयान दिया, उनके ऊपर केस बना, 120B बना, प्लानिंग बनी, दूसरे केस, दूसरे कलम उनके ऊपर बढ़ाई गई। नहीं तो एक वक्त था कि उनके ऊपर जो केस पुलिस ने उस वक्त बनाई थी वो कोर्ट में खड़े होकर छूट जाते। 1.5 महीना वो जेल में रहे। कहीं ना कहीं फिरका परस्तों में एक डर तो बैठा होगा ना कि नहीं, इस शहर में अगर कुछ करेंगे तो यहाँ के लोग छोड़ेंगे नहीं। क्यों ये किया गया? ये निहाल साहब का शहर है, निहाल साहब का नजरिया, निहाल साहब का उसूल, वो हमारे सामने सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। इसलिए हम करते हैं कि अगर हम नहीं करें तो आप यकीन मानो इस शहर में कोई सियासी पार्टी का लीडर इस तरह के वाकयात पर चूं भी नहीं करेगा। जिस वक्त निहाल साहब एमएलए थे, इस शहर में दबदबा था, इस शहर का दबदबा था। आज हमारा नुमाइंदा दबा सा है फिरका परस्तों के आगे, दबदबा नहीं है, वो खुद दब चुका है। ऐसे वक्त में अगर हम नहीं बोलेंगे तो आपको क्या लगता है कि इस शहर में फिरका परस्तों की नजर नहीं है? इतने पूरे हिंदुस्तान में आपने हमेशा सुना होगा कि बड़े शहरों के बम ब्लास्ट हो गए। कभी मालेगांव शहर जैसा छोटा शहर आपने देखा फिरका परस्तों ने यहाँ बम ब्लास्ट किया? क्यों मालेगांव शहर को चुना गया? डराने के लिए। वो ये चाहते हैं कि इस शहर में जो तहफ्फुज़ निहाल साहब ने दिया है उसे कहीं ना कहीं तोड़ा जाए। कि इतना बड़े मामले में भी अगर मालेगांव को टारगेट दिया जा रहा है तो आप सोचो कि छोटी छोटी बातों पर अगर हम बोलना बंद कर दें तो आपको लगता है कि इस शहर में कोई लीडर बोलेगा और धीरे धीरे ये शहर फिरका परस्तों की जगह में आ जाएगा। यहाँ पर आज जो लोग हैं, जो लोग आज भी आ रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि तुम्हारा शहर महफूज है। यहाँ फिरका परस्तों की दाल नहीं गलती, यहाँ फिरका परस्तों की हिम्मत नहीं है कि तुम्हारे शहर में तुम्हारे खिलाफ कुछ
कर ले या ऐसी कोई हरकत करे जिसकी वजह से यहाँ के रहने वाले मुसलमानों को तकलीफ हो जाए। मगर ये छोटे छोटे वाकयात पर अगर बोलना बंद कर दिया जाए, आज की बात बोल रहा हूँ, आज भी मेरे खिलाफ कुछ लोग गए, इनके ऊपर केस बना, उन्होंने ऐसा ऐसा बयान क्यों दिया। वो बेवकूफ लोगों को ये नहीं समझता कि किसी मजहबी मामले को लेकर बात या किसी नाम को लेकर नहीं है। हमारे यहाँ सावित्रीबाई फुले गार्डन है, कोई एतराज नहीं है, उनका काम वैसा है। हम नाम के ही बिल्कुल खिलाफ हैं। जिस वक्त आप महेश नगर में रहने गए तो कुछ लोगों को ये लगा यहाँ रिजवान सर में बैठे हैं, क्या अब ये सियासी लोग आए, ये नाम तो नहीं तब्दील कर देंगे, कभी नाम तब्दील नहीं करेंगे। वो जो समाज महेश्वरी समाज का है, उन्होंने बसाया है तो उनका ही रहेगा। मगर बात नाम की नहीं है, बात एक मजहब से जुड़ी हुई है। अगर किसी केंद्र का नाम हम मदरसा रख दें, कोई सरकारी काम काज जहां से हो रहा है उसका नाम हम मदरसा या मस्जिद इस तरह से नाम रख दें, तो आप नहीं बर्दाश्त कर सकते। हम नाम के खिलाफ नहीं है, हम मंदिर के नाम के खिलाफ नहीं, मगर जो काम जिस तरीके से होना चाहिए, उस वक्त भी मैं ये बात बोला कि जिस राह पर पाकिस्तान उस वक्त गया, उसी राह पर अब हिंदुस्तान जा रहा है। पाकिस्तान के हालात जाएंगे सबके सामने, बर्बाद मुल्क हो चुका। हम इस मुल्क की बर्बादी नहीं देखना चाहते, इसलिए हम इन सब मौजू पर बोलते हैं। बात बोलने के लिए बहुत थी। हमारे नुमाइंदे के बारे में भी मैं बोला था कि 29 तारीख तक आप जिस जगह, जिस वक्त, जिस तारीख को आप बोलेंगे, आप पेपर लेकर आइए, मैं वहां पर आकर आपकी बात का जवाब दूंगा कि काम कौन रुकवाया। काम उनको करना ही नहीं आता, काम वो खुद रुकवाते हैं। मगर जलसे का मौजू जिस तरह से यहाँ तकरीरें हुई और बातचीत हुई, वो मौजू ऐसा नहीं है। कागज मैं भी लेकर आया हूं, लेकिन इस पर मैं आज नहीं बात बोलूंगा, मैं इस पर आगे बात बोलूंगा। क्योंकि 29 तारीख हो गई, उन्होंने तो नहीं बुलाया, मेरे पास सारे कागजात हैं और ये शहर जानता है कि निहाली लोग कागज कानूनी बात बोले, तहरीकी बात बोले तो वो सच होती है, उनकी बात का कोई जवाब कल के कांग्रेसी, आज के राष्ट्रवादी, इन्होंने कभी हमारी बात का जवाब नहीं दे पाया, कभी हमारी बात को झुठला नहीं पाए, तो ये क्या हमारी बात को झुठला पाएंगे। तो इधर उधर की बात ना कर ये बता कि काफिला क्यों लूटा। मुझे रह जनों की गिला नहीं, तेरी रह भरी का सवाल है कि हर वक्त एमाइन में हूं इसलिए काम नहीं होता, फला मेरा काम रोक देता। आज अबू आजम आजमी साहब को मुसलसल मालेगांव के ताल्लुक से इसलिए बोलना पड़ रहा है, और मौजू भी अगर स्पीकर ले रहा होगा तो इसलिए ले रहा होगा। अगर एक मौजू पर जो इस शहर का नुमाइंदा अपनी बात रखेगा तो वो तो बोलेगा ना कि 4 दिन का इलाज है, आसिफ भाई तुम अपनी बात करो, मालेगांव के आमदार तो बोल रहे हैं ना। सरकार में बैठे हुए लोगों को भी ये बात समझ रही है कि मालेगांव का आमदार कुछ मालेगांव के लिए नहीं बोलता है, इसलिए आसिफ भाई को बार बार मालेगांव की नुमाइंदगी करने की जरूरत पड़ रही है और वो नुमाइंदगी कर रहे हैं। मैं तो हैरान हूं कि इनको हसद भी नहीं है। एक आदमी होता, यार मेरा काम कोई दूसरा अगर करो तो मैं हसद में करने की कोशिश करूंगा। किस मुंह से ये लोगों में जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। जब इलेक्शन आएगा तो किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे। ना असेंबली में एक लफ्ज बोलते, ना फिरका परस्तों के खिलाफ एक बात बोलते, ना शहर में तरक्की का कोई काम किए, किस मुंह से ये वोट मांगने जाएंगे। मैं तो उस वक्त देखूंगा जब ये वोट क्या बोल के मांगेंगे। पार्टी के ताल्लुक से खुद बोल चुके कि पार्टी मेरी कोई काम की नहीं है, उससे काम नहीं होता, खुद कोई काम के नहीं है, खुद कोई काम आता नहीं है। इनका जवाब कागज की शक्ल में ही दूंगा, मगर अभी ये मौजूद नहीं है। निहाल साहब को सच्चा खैराज अकीदत अगर कुछ है तो ये है कि आने वाले वक्त में इस शहर से
बोलने वाला, पढ़ा लिखा, जिसको सियासी समझ हो, जिसको कानूनी समझ हो, जो दबा दबा ना हो फिरका परस्तों के आगे, जो दबदबा बना के रखे, ऐसे नुमाइंदे को भेजने की इस शहर में जरूरत है। और वही सच्चा खैराज अकीदत होंगे इस शहर के। मुझसे पहले कई मुकर्रिरीन ने कहा कि निहाल साहब जब थे उस वक्त काबिल लोगों को, गरीब लोगों को चुनकर लाया करते थे। ये रवायत 25 साल में खत्म हो गई। आज दूसरों की बात नहीं बोलता। इन 25 सालों में कौन ताकतवर है, कौन बड़ा चोर है, सियासी पार्टियां ये देखने लगी। किसके पास रुपया पैसा ज्यादा है, शक्ति है कि नहीं है, इस तरह की बात सोचकर टिकट दिया जाने लगा, इस तरह के लोगों को चुनकर दिया जाने लगा। इसलिए शहर का आज ये हाल है। हम जो है निहाल साहब की 8वीं बरसी पर 29 फरवरी 2024 को एक समाजवादी यूथ क्लब बनाने का ऐलान करते हैं। उस यूथ क्लब के जरिए हम पहले मरहले में कम से कम 100 यूथ क्लब अलग अलग बनाएंगे। उसका कंसेप्ट क्या होगा ये मैं जल्द ही मीडिया के जरिए आप लोगों तक पहुंचाऊंगा कि यूथ क्लब बनाने का मकसद वो मैं आपको बता दूं कि इसी यूथ क्लब से हम शहर की नुमाइंदगी के लोग निकालेंगे। हर यूथ क्लब में 25 लोग कम से कम होंगे पूरे शहर में। उनका एक इंचार्ज होगा, एक गायक होगा, एक मुखिया होगा और उनकी जो भी जरूरत होंगी हम उसको पूरी करेंगे। उसमें किस तरह से उनको आगे हम लेके जाएं, हम काबिल लोग निकालेंगे और आगे अगर जरूरत काबिल लोग जब निकलेंगे और वो बहुत रुपये पैसे वाले भी नहीं रहे, मगर अगर काबिल रहे उस यूथ क्लब के तो उनके ऊपर रुपया पैसा हम खर्च करेंगे। और वो किस तरह से रुपया पैसा जमा होगा ये एक बात मैं आपको बताऊंगा। किस तरह से पैसा उनके ऊपर हम लगाएंगे, क्योंकि एक बात तो आप मान लो कि ताकतवर आदमी को काबिल नहीं बनाया जा सकता, मगर काबिल आदमी को हम हमारी ताकत, हमारा पैसा, हमारा सोच, हमारी निहाली ओर, हमारी समाजवादी की ओर, उससे हम उसको ताकतवर जरूर बना देंगे। मगर कोई गधे को लाकर हम उसको काबिल नहीं बना सकते, मगर उसके पास करोड़ों रुपये क्यों ना हो। तो हम काबिल लोगों को चुनेंगे और ये यूथ क्लब से आप यकीन मानो काबिल लोग निकलेंगे। वो यूथ क्लब का आज इफ्तिताह मैं मालेगांव शहर के अभी जो कुछ यूथ लोग हैं हमारे साथ, जो युवा नए जुड़े, वो उस बैनर का इफ्तिताह करेंगे। इस यूथ क्लब को बनाने का कि जो लोग ये बोलते हैं हमारे पास जो रुपया पैसा नहीं है, हमारे पास तो कोई इंतजाम नहीं है, हमारे पास तो कोई ताकत नहीं है, हम क्या आप सियासत में आओ, 25 लोगों का एक यूथ क्लब बनाओ। उन 25 लोगों से ही आपको शहर के शहर में काम काज करने वाले लोग मिलेंगे, जो शहर में काम करेंगे, शहर को बनाएंगे, शहर को संवारेंगे, जो किसी से डरेंगे नहीं, किसी से चपेंगे नहीं, किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी कि दादा बुद्धि की जाके की हुजूरी की जाए कि किसी और लीडर की जाके की हुजूरी की जाए। हम उनको खुद काबिल बनाएंगे और यही काबिल लोग इस शहर में आएंगे। आप अगर गौर करेंगे ये यूथ क्लब जो है निहाल साहब को का दौर एक, जैसे मैं बोला कि ये डिजिटल दौर है, डिजिटल तरीके से निहाल करेंगी। मैं फिर बोल रहा हूँ कि हम बहुत ताकतवर को काबिल नहीं बना सकते। जिनको लाखों वोट दे दिए वो काबिल नहीं है, लाखों वोट दिए, रुपया पैसा लगाए मगर काबिल नहीं है। हम काबिल लोग निकालेंगे जिनको हम ताकतवर बनाएंगे। मैं मालेगांव शहर के नौजवानों से खास तौर से गुजारिश करूंगा कि हमारे जल्द ही कुछ जुम्मेदारात का ऐलान करेंगे, आप उनसे कॉन्टेक्ट करिए, इस यूथ क्लब का हिस्सा बनिए और उस यूथ क्लब से आप इस शहर में अवामी काम
काज करिए। निहाल साहब के वक्त आज के लोग बोलते हैं कि वर्कर और सोशल लोग रहा करते थे, जो एफडीओ से लेकर तहसीलदार, पुलिस डिपार्टमेंट हर जगह काम काज करते थे। मगर आप देखेंगे धीरे धीरे वो लोग खत्म होते चले गए, क्योंकि उसके बाद जो लोग आए वो सिर्फ पैसे के रेल पेल पर काम काज करने लगे। हमारे यहाँ सलीम कड़बड़ बैठे हैं, ऐसे लोग धीरे धीरे खत्म होते चले गए। हमको ऐसे लोगों को बनाना है जो अवामी कामकाज करें। सियासत ही सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है अवामी खिदमत करने का, और इसी प्लेटफॉर्म से अवामी खिदमत की जा सकती है। आप दीनी प्लेटफॉर्म से भी काम किया जाता है, दूसरे कई अलग अलग प्लेटफॉर्म से काम किए जाते हैं, मगर सियासत एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कोई लिमिट नहीं है। यहाँ से हर तरह का कामकाज किया जा सकता है। यहाँ से दीनी भी कामकाज किया जा सकता है, यहाँ से तालीमी कामकाज किया जा सकता है, समाजी कामकाज किया जा सकता। जितना वसी ये प्लेटफॉर्म है काम के लिए, कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। इसलिए सियासत को बुरा ना समझा जाए। सियासी कामकाज करने वाले लोगों ने 25 साल में इस शहर में ऐसे हालात पैदा कर दिए कि आज का नौजवान को ये लगने लगा कि सियासत बुरी चीज है, सियासी कामकाज करना बुरी बात है। मैं तो उन लोगों पर हमेशा हैरान रहता हूँ, और आप उन लोगों को हमेशा गलत और झूठा मानना जो सियासी होकर स्टेज से ये बोले कि मैं सियासी कामकाज नहीं कर रहा हूँ, मेरा इसका मतलब सियासी नहीं है। ये बोलने का मतलब ही ये होता है कि वो रहे सियासत में रहे और बोल रहे हैं कि इसका मकसद सियासी नहीं है, मैं सियासी तौर पर नहीं बोल रहा हूँ। तो इसका दूसरा मतलब ये है कि वो खुद इस सियासत को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे लोगों से बच के रहिए। आने वाला वक्त तुम्हारा है, आने वाला वक्त इस शहर में समाजवादी का है। आप यहाँ तक मुंबई तक देख लो, समाजवादी के लोग काम काज कर रहे हैं, वो पावर ऑफ इंडस्ट्री का हो या दूसरे सवालात हो। करप्शन के सवाल पे आज आसिफ भाई बोले, बदगुमानी के सवाल पे मालेगांव शहर की तरफ से मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और आप लोगों से भी एक वादा लेता हूँ। आप हाथ उठाकर, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, हाथ उठाकर एक वादा करिए कि आप इस शहर का दबदबा वापस लाएंगे, जो इस शहर की सच्ची तहरीक, सच्ची खिदमत, सच्ची तरक्की जिसे कहते हैं, वो इस शहर में आएंगी। और 25 साल जो है, 25 साल का बनवास हो गया, मगर वो बनवास भी आने वाले वक्त में खत्म होगा। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे सर पर बुजुर्गों की अभी दस्तार बाकी है। मोहतरमा शान हिंद निहाल मुसलमान। साथियों, आज निहाल साहब की बरसी के मौके पर यहाँ मौजूद मुकर्रीन ने कुछ ऐसी बातें बताई जो गैर सियासी भी थी और कहीं न कहीं सियासत से उनका ताल्लुक था। साथ ही निहाल अहमद साहब की शख्सियत न सिर्फ सियासी, समाजी, तालीमी, बल्कि हर शोबे में उनकी खिदमत है। सहाफ़त के शोबे में जो मुख्तार अदील साहब ने कहा, जो उनका कारनामा था, मैं चंद बातें एक मेरे बाप की हैसियत से जो मैंने महसूस किया साथी निहाल अहमद साहब से। एक ऐसे बाप जिन्होंने कभी भी अपनी सियासी रुतबा या अपनी शख्सियत, अपनी मकबूलियत का दबदबा भले ही उन्होंने पूरे शहर में बताया, लेकिन बेजा किसी पर जुल्म करने का काम नहीं किया। मैं हमेशा देखती थी कि साथी निहाल अहमद साहब घर में जब रहते थे तो अपनी बातों से, अपने ज़िंदगी में जो हालात गुजरे हैं उनसे वो वाक़यात बताया करते थे ताकि हमको कुछ सीखने को मिले। एक वक्त ऐसा था कि हमारा एक साथी था, नया नया कारखाना उसने शुरू किया था। अब कारखाना संभालने के बाद ऐसा हुआ कि लोग एडवांस लेते थे मजदूर और चले जाते हैं, तो उस बड़ा नुकसान होने की वजह से उनको कारखाने से हटा दिया गया। तो वो बैठे थे, साहब देखे, बोले क्या हुआ, तो बताइए उनको अब्बा ऐसा ऐसा हुआ, अभी इनके वालिद नाराज़ हो। तो साहब ऐसा बोले कि तुम्हारे वालिद हैं? बोले हाँ मेरे वालिद हैं, मेरे चाचा है, वो लोग संभालते थे जब तक कारखाना अच्छा था, मुझको मैं नहीं संभाल पा रहा हूँ। तो साहब बोले कि जब मैं छोटा था
मदरसा में जाता था, स्कूल जाता था। उसके बाद बचे हुए वक्त में किराना दुकान मेरे बड़े अब्बा की थी, मैं किराना दुकान पर बैठता था और जब नमाज पढ़ के ज़ोहर के बाद मेरे बड़े अब्बा आते थे तो वो देखते थे कि मैंने किसको किसको उधार दी और वो देखते थे और उसके बाद बोलते थे निहाल अहमद तुमने इसको उधार दे दिया, तुमने इसको उधार दे दिया। तो मैं बोलते वो तो देना पड़ेगा ना, आपके पास आते तो आप भी यही बोलते थे। वो साहब बोले कि मेरे बड़े अब्बा ने जवाब दिया, अबे तेरे से कोई उधार मांगने आए तो तू ये बोला कर कि मेरे बड़े बाप आएंगे मैं उनसे पूछ कर दूंगा। साहब बोले कि आपके पास आते तो आप दिए होते। बोले नहीं, मेरा बड़ा बाप जिंदा नहीं है, तेरा बड़ा बाप जिंदा है, तो कम से कम मेरे नाम से टाल दिया है। तो ये एक उनकी मामूली वाकये में उन्होंने बता दिया कि किस तरह अपने बड़ों से मशवरा लेकर कोई काम करो। मामूली बातों में अभी 2 रोज़ पुरानी बात है, मौलाना जाहिद नदवी बैठे, मैं मेरी बच्ची गलती की मेरे घर में काम करने वाली खादमा से, अब मैं उसको बोली कि तुम माफ़ी मांग। बच्ची मेरी माफ़ी नहीं मांग रही थी। मैं मौलाना जाहिद नदवी साहब को बोली कि मैं एक ऐसे बाप की बेटी हूँ, अगर मेरे वालिद सख्ती से कुछ बोल देते थे हम लोगों को या उनको लगता था कि शायद मैं कुछ गलत बोल दिया हूँ, बोली मैं मौलाना को बोल रही थी मेरे अब्बा हम लोगों से माफ़ी मांगते थे कि मैं ऐसा ऐसा बोल दिया, ये गलत था, मुझे माफ़ कर दो। बोली हम लोगों को इतनी शर्मिंदगी होती थी जब वो माफ़ी मांगते, लेकिन वो माफ़ी मांगते थे कभी वो ये नहीं सोचे कि मैं इसका बाप हूँ, मैं इससे कैसे माफ़ी मांगूँ। तो एक ऐसा आदमी जो तमाम आवाम जिनको अपनी पलकों पर बैठाती थी, लेकिन उनके अंदर एक खाकसारी थी। लोगों ने बताया कि साहब ने इतने तालीमी अदारे बनाए। मैं मेरे वालिद से सुना करती थी कि जब फार्मेसी कॉलेज मालेगांव शहर में बनी, फार्मेसी कॉलेज मेडिकल खुल सकती है जो डी फार्मेसी होता है उसी पर, जब मालेगांव में फसाद हुआ और लोग परेशान थे दवाएं लेने के लिए, तो साहब ऐसा बोलते थे कि मालेगांव शहर में सिर्फ एक ही मेडिकल स्टोर थी, तापड़िया, जिसकी वजह से लोगों को उस तरफ जाना पड़ता था जहां पर गैर मुस्लिम लोग रहा करते थे और तनाज़ात जो है मुसलमानों में और गैर मुस्लिम लोगों में होते थे, इसलिए तकलीफ आती थी। तो जब साहब ओहदे पर आए तो उन्होंने सबसे पहला ये काम किया, उन्होंने खुद से वादा किया था फसाद में कि मैं चंद सालों में ऐसा हाल कर दूंगा कि गली गली के कोने में मेडिकल स्टोर हो। और जब साहब ओहदे पर आए तो उन्होंने फार्मेसी कॉलेज यहाँ लाई और फार्मेसी कॉलेज लाने के बाद ये याद रखो सिर्फ मेडिकल फार्मेसी कॉलेज गवर्नमेंट की कॉलेज नहीं थी, बल्कि उन्होंने माइनॉरिटी के नाम से रजिस्टर करवा के लाया था। माइनॉरिटी के नाम से रजिस्टर होने का मतलब ये था कि नसीम कुरैशी वहाँ के प्रिंसिपल थे, उन्होंने मुझे बताया कि जब तक नॉन ग्रांटेड कॉलेज नहीं आई थी तब तक पूरे महाराष्ट्र में मुस्लिम बच्चों की तादाद 20-25 होती थी पूरे महाराष्ट्र में, और सिर्फ मालेगांव की फार्मेसी कॉलेज से 35 से 36 बच्चे मुसलमान रहते थे। इतना बड़ा कारनामा पूरे महाराष्ट्र में साथी निहाल अहमद साहब ने किया। वो सिर्फ एक तालीमी फायदा नहीं था, एक कौम और मिल्लत के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा था जो साथी निहाल अहमद साहब किया करते। मैंने बताया कि भाई लोग जानते हैं साथी निहाल अहमद साहब ने मालेगांव शहर में बस्तियां बसाई जहां हिंदुस्तान में कहीं भी मुसलमानों पर जुल्म, सबसे महफूज मुकाम अगर किसी ने महसूस किया हिजरत करके आने के लिए तो वो मालेगांव शहर है। उसकी वजह थी साथी निहाल अहमद साहब का होना। इतना दबदबा था कि चाहे वो भागलपुर के लोग हों, यूपी के लोग हों, चाहे दक्कन हैदराबाद के लोग हों, चाहे खानदेश के लोग हों, चाहे गुजरात में फसाद हुआ लोग हो, सबसे पहले महफूज मुकाम अगर किसी ने समझा मुसलमानों ने तो वो मालेगांव शहर था। निहाल साहब ने जो लोग मालेगांव में आकर बसे उनको सिर्फ बसने के लिए जगह नहीं दी, बल्कि उनकी बस्तियां बसा के उनको उनके घर का मालिक बनाया। याद रखो बस्तियां अतिक्रमण में ओपन स्पेस में बस जाती है, लेकिन साथी निहाल अहमद साहब ने सिर्फ बस्तियां बसाई नहीं, वो बस्तियों में रहने वालों को अपने घर का कानूनी मालिक बनाया। उसके बाद उनको रोजगार मिले, ये कोशिश की साथी निहाल अहमद साहब। उस इलाके में राशन दुकान बनवाई ताकि ये सहूलत ले सके। जनता दल जनता पार्टी का वर्कर घर घर घूम के लोगों को राशन कार्ड बनवाता था ताकि वो यहाँ का रहने वाला है
इसका सबूत हो जाए। उसके बाद साथी निहाल अहमद साहब ने 2 स्कूलों का क़याम किया, ज़ाती तौर पे एक जमूर स्कूल और एक टीएम स्कूल। उसकी वजह यह थी कि वो शहर के 2 किनारे में बसे हुई आबादियाँ थी। जो बच्चे यहाँ आए अपने माँ बाप के साथ, उनको एक महफूज घर भी मिला, उनके माँ बाप को पावर लूम और दूसरी सनत से रोजगार भी मिला, हिफाजत के लिए, सबूत के लिए राशन कार्ड भी मिला, और उनके बच्चों को तालीम के लिए स्कूल का भी इंतजाम साथी निहाल अहमद साहब ने किया, जिसको आप सिलसिलेवार जोड़ो कि न सिर्फ एक लाके बसा देने वाला शख्स नहीं था निहाल अहमद, बल्कि उन्होंने उनकी पूरी जिंदगी का इंतजाम कर दिया था कि वो उनको आगे कोई तकलीफ ना आए। यही मुज़फ्फराबाद में जो स्कूल है, जो बाहर से आए हुए लोग थे, उनके बच्चे काबिलियत की बुनियाद पे डॉक्टर बने, वकील बने, टीचर बने, मुअल्लिम बने और बहुत सारे इमाम बने। जैसे इन्होंने बताया अलीम सिद्दीकी साहब ने कि साहब ने जो एरा 1980 से 2000 तक का था, इसमें जो पैमाना था मस्जिदों का और मदरसों का बढ़ने का, वो सबसे ज़्यादा तेज़ था। उसमें साथी निहाल अहमद साहब की ही रहनुमाई। तो नई बस्तियों में न सिर्फ रोज़गार, घर, तालीम, बल्कि दीनी तालीम का भी इंतज़ाम करने का काम शख्स साथी निहाल अहमद ने किया। आज आप देखेंगे एक किट बांटते हैं 1-2 किलो की, वो 1 किलो में भी 50 लोग फ़ोटो खिंचाते हैं। और साथी निहाल अहमद साहब, पुराने लोगों के पास भी बस्तियाँ बसते हुए किसी के पास फ़ोटो नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि उस वक्त कैमरा नहीं था, कैमरे थे, लेकिन तब भी साथी निहाल अहमद साहब ने सिर्फ फ़ोटो कशी का काम नहीं किया, लोगों को काबिल बनाया। मैं एक बार गुलशहर नगर में गई तो वहाँ पे नज़ीर जागली साहब बहुत बुजुर्ग थे, इंतकाल कर गए। वो उनको मालूम पड़ा कि मैं आई हूँ, तो उन्होंने बोला कि भाई बोलना साहब की लड़की को मेरे घर आए। मैं जब उनके घर गई, बैठने लगे तो मुझको देख के वो रोने लगे, बोलने लगे कि मुझे साहब की याद आ गई और साहब अब बीमार है, वालिद जिंदा थे मेरे, वो आ नहीं पाती हैं, लेकिन बोले तुमको याद है सब? बोले मैं आज भी साहब को मानता हूँ, भले मेरे घर के लोग उनके खिलाफ हो, लेकिन जब मैं यहाँ आया था तो ये घर बना के देने वाला निहाल अहमद था। एक घर नहीं, मेरे पास 3-3 घर है, ये 10-10 लाख के घर हो गए। बोले ये मेरे जो आगे की आबादी है उनको एहसास नहीं है, ये एहसान कितना किया, 500-500 में लोग बिक जाते, जो जिंदगी भर निहाल अहमद का एहसान नहीं भूल सकते। ऐसा लोग कहा था उस वक्त, मुझे एहसास हुआ था कि आज एक मामूली काम भी करते हैं लोग। फंड कारपोरेशन का हो चाहे असेंबली का हो, हमारे कोई नुमाइंदे के वालिद का नहीं होता, गवर्नमेंट का होता जो टैक्स आवाम देती, उसमें भी ऐसा फोटो खिंचाते, ऐसा बताते जैसे ये अपने घर से पैसा लेते। और जबकि बस्तियां बसाने और बनाने का काम उस वक्त के सोशलिस्ट वर्करों ने किया था, निहाल साहब के साथियों ने किया था अपने ज़ाती पैसे लगाकर। यहाँ पे आरिफ हुसैन पापा साहब बैठे हैं, उनके दादा भी उनमें शामिल थे। ऐसे लोग जो अपने ज़ाती पैसे से काम किया करते थे, लेकिन कभी फ़ोटो खिंचाने का काम नहीं करते। ऐसी तारीख रही है मालेगांव शहर में। जैसा इन्होंने बताया अभी मुस्तकीम ने कि हम लोगों ने शिवाजी पुतले पर भगवा झंडे के खिलाफ तिरंगा झंडा लेकर गए और ये बताया कि भाई जब कौम की बात आएगी, मुल्क की बात आएगी, तो सबसे पहले हमारा संविधान रहेगा। ये बात को हमने लोगों में बताया। कोई दूसरा सियासी लीडर नहीं आया। मैं तो ये बोलूँगी, तुम दस्तूर की बात करते, जो मजहबी लिबादा ओढ़ के घूमते, जब आहनत रसूल का मामला आता तो वहाँ भी हाजिर नहीं रहते, वहाँ भी पुलिस का इतना डर रहता। तो भगवे झंडे के खिलाफ तिरंगा झंडा ले जाने की इनकी छाती है क्या? ये देखो कि जहाँ हश्र में मुंह दिखाना है वहाँ भी काबिल नहीं बच रहे। कौन कौन लीडर नहीं आया था? मैं इससे पहले भी बोली, मैयत में, रेती में, खड़ी में, ये उद्घाटन में, वो उद्घाटन में लोग फोटो खिंचाते, लेकिन जहाँ आहनत रसूल का मामला आया वहाँ कोई फोटो खिंचाने नहीं आया, क्योंकि उनको मालूम था कुछ ना कुछ होगा तो सरकार माई बाप हमको जेल में लेके जाएंगे, हमारी ताकत नहीं है ले जाने की। इसीलिए वो आहनत रसूल के मामले में भी एहतजाज करने में डरते थे। ऐसे रहनुमा अब बचे हैं मालेगांव शहर। अरे ये तो जाने दो, आज बता रहे दूर अंदेशी की बात, साथी निहाल अहमद साहब की दूर अंदेशी मौलाना बोल रहे थे कि इन्होंने अपने ज़मीर के साहब ने कभी सौदा नहीं किया। आज के तो सियासी लोग ऐसे हैं कि हमको खुद नहीं मालूम ये कौन से गट में है, शरद पवार के या अजीत पवार के, ये खुद का खुलासा नहीं करते, तो इनका क्या ज़मीर होगा ये देखिए आप। आज तक ये साबित नहीं
क्या एक नई निशानी आ गई एनसीपी के पास, ना वो लग रही ना पुरानी लग रही। उनसे शहर नहीं पूछता कि तुम इतनी बड़ी बड़ी बात करते, तुम तो बताओ तुम कौन से ग्रुप में हो जो अपना फैसला नहीं कर सकते, ये मुस्तकबिल में आवाम का क्या फैसला करेंगे, ये सोचने का वक्त आ गया है। बातें हो रही थी, अबुल हैस साहब बहुत गुस्से में बोल रहे थे कि लोग बोलते हैं कि तुम्हारे लीडर साथी निहाल अहमद साहब ने क्या किया। यहाँ आप देखो, जहाँ अकलियत पे जुल्म हुआ, न सिर्फ मालेगांव बल्कि पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ वाहिद एक रहनुमा थे साथी निहाल अहमद साहब, जिन्होंने आवाज़ उठाई। जहाँ जुल्म हुआ, यहाँ मुझे एक बात याद आती है, औरंगाबाद में एक बार कस्टडी में एक मुस्लिम नौजवान का इंतकाल हो गया था। साथी निहाल अहमद साहब मालेगांव से औरंगाबाद गए और औरंगाबाद जाने के बाद मेडिकल रिपोर्ट बन गई थी कि वो लड़के को हार्ट अटैक आया और वो लड़के का इंतकाल हुआ। आनन फानन में घर वालों को लाश भी नहीं दी गई। नौजवान 22-24 साल का लड़का था, उसको दफना दिया गया। साहब को जब मालूम पड़ा, वो गए और उन्होंने वहाँ एहतजाज किया। एहतजाज करने के बाद फिर से पीएम हुआ। वो इंस्पेक्टर, वहाँ जितने लोग काम कर रहे थे जिस वक्त वो कस्टडी में था, सबको सस्पेंड किया गया। ये काम साथी निहाल अहमद साहब का था। अगर एक मुजरिम, भले ही वो पुलिस वाला हो, वो छूट जाता तो दूसरे लोगों पर भी जुल्म करने के लिए वक्त वो सोचता नहीं, दूसरे भी बेबाक हो जाते। ऐसी रहनुमाई साथी निहाल अहमद साहब की थी। उन्होंने हर शोबे में अपनी रहनुमाई की, और तालीमी शोबा हो, चाहे मजहबी शोबा हो, समाजी शोबा हो, चाहे सियासी शोबा हो, चाहे कौम मिल्लत का मामला हो, साथी निहाल अहमद साहब ने अपने हर शोबे में, जैसा इन्होंने बताया कि जेडी में उन्होंने मदद की, तहजीब स्कूल में मदद की। मैं जानती हूँ कि तमाम मुखालफिन के साथ साथी निहाल अहमद साहब के सलूक बहुत अच्छे थे। एक बार मुझको याद है, हम लोग बहुत छोटे थे, मुंबई में बैठे हुए थे साहब, पार्टी ऑफिस में, मंत्रालय में ख़त्म हुई आए साहब, पार्टी ऑफिस में बैठे थे, पूछ ले कितना बजे था, बोले 2 बज गए। बोले चलो चलो कहीं चलना है। तो बोले कहाँ जा रहा है, बोले चलो चलो। तो जब समझ में आया वो गए ओलंपिया होटल में। बोले क्यों, बोले शब्बीर सेठ वहाँ खाने आता है, वो बम्बई आया है, तो मैं सोचा उससे मिल। तो ये रगबत थी सियासी लोगों की आपस में, और कभी भी एक दूसरे को फायदा पहुंचाने के लिए ये नहीं सोचते थे कि ये मेरा दुश्मन है तो हम इसको नुकसान पहुंचे। तो मैं आज बोलती हूँ अबुल हैस को और ये निहाली वर्करों को, जो लोग 25 साल पहले तुमसे पूछा करते थे कि निहाल अहमद ने क्या किया, आज तुम उनसे पूछो कि निहाल अहमद ने कुछ नहीं किया, तो तुम बताओ 25 साल में क्या उखड़ गया मालेगांव से। तुम बताओ कि तुम्हारे लीडर ने क्या किया था, किस शोबे में साथी निहाल अहमद साहब ने अपनी खिदमत अंजाम नहीं दी। आज तुम सवाल करो कि 25 साल में क्या हो गया मालेगांव शहर, जहां तुम्हारी बराबरी औरंगाबाद और नासिक से हुआ करती थी। आज तुम्हारा ये हाल हो गया है कि नदी के इस पार और उस पार पे खड़े रहने की हमारी ताकत नहीं। ये सियासी और हमारा डेवलपमेंट का सवाल आया, फंड हमारा इस्तेमाल होता है नदी के उस पार, उसमें हमको मिलता है क्या, ऊंट के मुंह में जीरा, उसमें भी होंडा रैली निकल के इस्तेकबाल होता है दादा भूसे का। क्या नुमाइंदगी, हमारे नुमाइंदे इस्तेकबाल करने जाते, जहां हमारा करोड़ों रुपये कारपोरेशन का गया, तकरीबन 40-41 करोड़ गया, और मिला क्या, 7 करोड़। उसमें हम मुबारकबाद देने पहुंच जाते। क्या बेहिसी है, क्या मुंह दिखाएंगे आवाम को, क्या रहनुमाई कर रहे हैं। अरे आवाम को क्या मुंह दिखाएंगे, ये सब बात 2 नंबर की। आईने में अपनी शक्ल देखते हुए शर्म आनी चाहिए। ऐसे कहाँ है ज़मीर इनका। बहरहाल सबको मर के खुदा को मुंह दिखाना है कहीं ना कहीं। देखो एक बात समझ लो, एक आम आदमी को जिस तरह अपने सवाल जवाब मुश्किल लगते हैं, उससे कई ज़्यादा आवामी आदमी और नुमाइंदे के लिए मुश्किल है, क्योंकि वो सिर्फ खुद का जवाब नहीं देगा, वो जिन लोगों की ओर लेके रखा है ना, उनका सबका जवाब उसको देना है। इसलिए उसके ऊपर ज़्यादा बर्डन है, उसको ये सोचना चाहिए। साथी निहाल अहमद के ताल्लुक से उनके नज़रिया, मैंने ये बताया कि इस निहाली सोच रखने वाले वर्कर, आज कुछ भी वाक़या होता है, 12 नवंबर का वाक़या हुआ, लोग ये बोलते थे कि आज निहाल साहब होते तो ऐसा नहीं होता। लेकिन आज ये समझ लो कि आप निहाल साहब नहीं हैं, लेकिन निहाली सोच जिंदा है। आज हमको निहाली सोच के साथ ये बोल देना, छोड़ देना चाहिए कि आप निहाल साहब नहीं है तो क्या हुआ, अब हम सब
आज वक्त आ गया है, जैसे बोला गया है कि डिजिटल वक्त है, तो अब हमारे लिए और आसान है। आज लोगों से रब्ता करना बहुत आसान हो गया है पहले की बनिस्बत। हमारे पास 10 मौके हैं जहां हम फ़ौरन अपने ख्यालात, हमारे नज़रियात लोगों तक पहुंचा सकते हैं। लोगों को जोड़ना चाहिए, न सिर्फ सियासी बेदारी होना चाहिए। देखो, सियासी बेदारी अगर खिदमत खल्क के बगैर है तो वो ऐसा जिस्म जो बिना रूह के। हर सियासी काम ये होना चाहिए जिससे आवाम को फ़ायदा हो। अगर फ़ायदा सिर्फ मेरी ज़ात के लिए हो तो वो बेकार है। अगर मेरी ज़ात के अलावा तुम सबके लिए है तो वो फ़ायदेमंद है हमारे लिए, और वही नीयत से काम करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी पार्टी वही दबदबा जो जिस दबदबे की तरफ जा रही है इंशाअल्लाह उसमें हम कामयाब होंगे। आप सब आज मैं देख रही हूँ तमाम मदरसों में मालेगांव शहर के बहुत प्रोग्राम हैं, इसके बावजूद लोग यहाँ पर आए और साथी निहाल अहमद साहब की बातें इतनी दिलचस्पी से सुनी। मैं एक बात मानती हूँ, साथी निहाल अहमद साहब एक ऐसी शख्सियत है कि जिनके बारे में बोलते हुए अल्फाज भी कम पड़ेंगे, किताबों के औराक भी कम पड़ेंगे। हर आदमी के पास एक अलग साहब की स्टोरी है, एक अलग कहानी। इसलिए साथी निहाल अहमद साहब की जो एक सबसे बड़ी बात थी कि जुल्म और सितम को कभी बर्दाश्त न किया जाए। हमेशा सरपसंदों की आंख में आंख डाल के जवाब देना, ये उनका शेवा रहा है, जिसको जनता दल के लोग अब समाजवादी में शामिल हो गए हैं। अबू आसिम आज़मी साहब हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि वो मालेगांव की जो दबी कुचली डरपोक नुमाइंदगी है उसको कैसे भी वो अपने दम से मालेगांव की नुमाइंदगी अहलवान में करें, और वो कर रहे हैं। मैं धूलिया में एक प्रोग्राम में गई थी समाजवादी पार्टी के, जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन था। उस दिन एक बुजुर्ग शख्स थे, वो तकरीर कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि 25 साल से आसिम भाई ये ख्वाब देख रहे थे कि साथी निहाल अहमद साहब के साथ काम करने का मौका मिले, लेकिन अब 25 साल के बाद ये मौका मिला कि साथी निहाल अहमद साहब का ख़ानदान हमारे साथ जुटा है। शायद उसी के लिए वही कदर करते हुए अबू आसिम साहब हर बार ऐवान में जब खड़े होते हैं तो कुछ ना कुछ मसला मालेगांव का वो पहले से पूछ के अपने से मालूमात लेके बोलते तुम्हारे यहाँ ये होना चाहिए, तुम्हारे यहाँ वो होना चाहिए। वो एहसास रखते हैं मालेगांव शहर का। अब हमको भी एहसास रखना चाहिए कि दूर बैठा एक नुमाइंदा जो अपनी नुमाइंदगी कर रहा है, और एक जिनको हमारी वोट ज़बरदस्त वोट मिलने के बाद वो हमारी क्या नुमाइंदगी, इसका एहसास हमको होना चाहिए। इलेक्शन में उनसे सवाल होना चाहिए कि जब हमारे यहाँ के बेगुनाह नौजवान 11-11 महीने जेल में थे तो तुम कहाँ थे? जब गढ़ की यात्रा रमज़ान महीने में आई और कई मसाजिद में तरावी की नमाज नहीं हो पाई तो जब तुम कहाँ थे? जब मालेगांव शहर में बाहर का आदमी सस्ती शौहरत लेने के लिए किला झोपड़पट्टी के खिलाफ बोल रहा था, पावर सप्लाई कंपनी के बारे में मालेगांव शहर के लोगों को जिहादी बोल रहा था, तो जब तुम कहाँ थे? क्या थी तुम्हारी नुमाइंदगी? तुम हमने ऐवान में क्या सवाल किया, क्या खिलाफ में बोला? ये सारी बातें उस वक्त इलेक्शन में उनसे की जाएगी। तैयार हो जाओ हमको निहाली दौर वापस लाने के लिए, नई ताकत, नई सोच, नए लोगों के साथ मिलके हमको फिर मालेगांव का वो दबदबा कायम करना है जिस तरह पूरे हिंदुस्तान में ये कहा जाता था कि पूरे हिंदुस्तान को तहरीकी राह देने का काम जो है वो मालेगांव देता है। हमको हमारे दबदबे को वैसे ही पूरे हिंदुस्तान में कायम करना है। आप सब आए यहाँ, मेरी बात सुनी, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। तशरीफ फरमा मोअज़्ज़िज़ीन और सामाईन कराम, अव्वल तो मैं आज के इस प्रोग्राम में शिरकत करने वाले, खराज अक़ीदत पेश करने के लिए अपना वक्त देने वाले तमाम हजरात का समाजवादी पार्टी की अक़लियती सदर महाराष्ट्र की होने के नाते और जनरल सेक्रेटरी होने के नाते ख़ानदान निहाल अहमद की तरफ से आप तमाम हजरात का दिल की गहराइयों से खैर मकदम करते हुए शुक्रिया अदा करती हूँ। दरअसल बहुत सारी बातें बोल दी गई, मगर एक बात बार बार जो आई वो थी कि निहाल अहमद ने क्या किया। मेरा सवाल ये है कि जिन लोगों को ये तक नहीं मालूम कि निहाल अहमद साहब कितने साल असेंबली के मेंबर थे, वो ये सवाल करते हैं। आपने पढ़ा होगा
किया। निहाल साहब 35 साल एमएलए थे क्या? निहाल साहब 67 से 72 तक एमएलए थे, जो 5 साल होते। निहाल साहब 78 से 80 तक एमएलए थे। सरकार बर्खास्त हो गई, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार, फिर वो चुनकर आए। यानी 78 से 1999 तक वो एमएलए थे। ये 21 साल और वो 5 साल, 26 साल तक निहाल अहमद साहब ने इस शहर में एमएलए की हैसियत से, लीडर ऑफ अपोजिशन की हैसियत से, वजीर रोजगार, टेक्निकल तालीम, मनुष्यबल तांत्रिक शिक्षण प्रशिक्षण मंत्री की हैसियत से 6 डिपार्टमेंट के महकमे की जिम्मेदारी संभाली। झूठ बोलने की जो बात है कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। राहत इंदौरी के शेर की तरह मेरा सवाल है, आज सब बोल चुके समाजी सियासी सकाफती बात पर, अगर इस शहर को किसी ने तालीमी मेराज से, तालीमी जेवर से आरास्ता किया तो वाहिद लीडर निहाल अहमद है, जिन्होंने जेटी कैंपस को जगह दी। वहां सब लोग पुराने जानते क्या था। मैं एक प्रोग्राम में असर सिद्दीकी साहब की किताब के अजरा के वक्त हाजिर थी। हारून अंसारी की बेटी तकरीर कर रही थी। उन्होंने तकरीर में कहा कि मैं शुक्रगुजार हूँ निहाल अहमद साहब के वालिद की, मैं शुक्रगुजार हूँ निहाल अहमद साहब की, उनके वालिद की, इसलिए कि हमने उनके वालिद के मारिफत उन तक हमारी जेटी स्कूल की ज़मीन के लिए बात की, और उन्होंने वो ज़मीन खाली करवाई। जेटी कैंपस आज है जहाँ हमारी कौम की बेटियाँ पढ़ रही है, वो निहाल अहमद का दिया हुआ समरा है। मालेगांव हाई स्कूल की ज़मीन हो, जमूर टीएम तो फाउंडर है उसके, और भी बहुत से, पैराडाइज की ज़मीन में आपको बता दूँ कोई नहीं जानता होगा। बहुत छोटे वक्त में मेरा बेटा और मेरी बेटी ने वो ज़मीन खरीदी थी। पैराडाइज स्कूल जहाँ है वो ज़मीन एक ज़माने में जब वो 52,000 रुपये की थी, जब हम लोगों ने खरीदी तो मेरी माँ ने खरीदी थी और मेरी माँ ने हमारे नाम वो कर दी थी। लेकिन जब सवाल आया कि पैराडाइज स्कूल बनने वाली है, तब उस ज़मीन की कीमत 3-3.5 करोड़ रुपए थी। साहब ने बात की हमसे कि क्या तुम स्कूल को ये ज़मीन दे दोगे? हमने वो ज़मीन ऐसे ही स्कूल को दे दी जो 52,000 रुपये की खरीदी हुई थी, और उस वक्त उसकी कीमत 3.5 करोड़ रुपए की थी। हमने अपना नाम भी मांगा नहीं, कहीं नाम भी नहीं आता निहाल अहमद साहब का कि उनके ख़ानदान ने ये ज़मीन दी है। आज जो सवाल पूछते हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि 10 साल तक एक एमएलए है जो आज वजूद में है, 15 साल तक बाप बेटे एमएलए रहे, 25 साल हो गए, 10 साल बाप बेटा और माँ मेयर रहे, कितने साल हो गए? कभी बेटा कभी भाई स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बना। सबसे ज्यादा अगर किसी ने इस शहर पर सियासत में इक़्तिदार पर राज किया तो शेख रशीद का खानदान, और सबसे ज्यादा तबाही उस खानदान की मदद करके, उस खानदान 2007 से आप देखिए, 2007 से आज तक मेयरशिप की मदद कौन करता रहा? कौन रुपए पैसा लेता रहा चिखलवाड़ के डाक बंगले में? और किसने तायरा मैडम को बना दिया मेयर? ये बातें अगर मैं बोलने लगूं तो ऐसे ऐसे राज खोलूंगी कि पाँव के नीचे से जमीन आपके निकल जाएगी, और इंशाअल्लाह जब वक्त आएगा मुकाबले का तो हर राज को मैं खोलूंगी, हर राज बताऊंगी। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आदमी तरबियत से संवरता है, तरबियत से बनता है। निहाल अहमद साहब की तरबियत के लिए आज मैं उनकी माँ को खराज अकीदत पेश करती हूँ। उस माँ की तरबियत पर 100 जान से निसार,
उस माँ की तरबियत पर सौ जान से निसार, जिस माँ की आरज़ू हो लालो गुहर हो तुम। सच बात यह है कि जो आदमी मुश्किल से ऊपर आता है, जो तकलीफ उठाकर ऊपर आता है, जो वर्करी करके ऊपर आता है, जो तहरीक चला के ऊपर आता है, जो जेल के सलाखों के पीछे जाकर ऊपर आता है, वो शहर का काम करता है। नहीं तो मैंने देखा, ये मेरा दामाद बैठा है, ये बैठे थे कोरोना के ज़माने में एसपी के पास, कमिश्नर के पास कि ये दवाइयाँ नहीं मिल रही है कोरोना में, ज़रा मदद करो। उनको फ़ोन आता है एक सिविल अस्पताल से, अकमल नाम का आदमी फ़ोन करता है कि यहाँ चले आओ। वहाँ उन पर एक उस वक्त के एमएलए पर हाथ उठा दिया गया था। ये वहाँ पहुँचता है, ये जेल जाता है, रिजवान सर जेल जाते हैं, और भी लोग जेल जाते हैं, मगर जिसने ये काम किया वो एमएलए जेल नहीं जाता, वो एंटीसिपेटरी बेल लेके बाहर घूमता है। शहर को, लोगों को बुला के उनको मुसीबत में डालना, उनको तकलीफ में डालना, सिर्फ नाम के लिए काम करना, ये आज अच्छा लगता होगा, लेकिन आवाम को जो जख्म मिल रहे हैं, जो तकलीफ हो रही है, उसका एहसास उनको नहीं है। अभी मैं जब रिक्शा से आ रही थी तो एक 20-22 साल का नौजवान मुझे बोल रहा था कि काश आज निहाल अहमद साहब जिंदा होते। आज का जो दौर है, उस दौर में कितनी सारी चीज़ें हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, सब पर आता है। हम तो साहिब की छोटी छोटी तकरीरें ढूंढ ढूंढ के देखते हैं कि हमारे बच्चों को बताए कि निहाल अहमद ये था। ये हालात शहर के इसलिए भी बने कि इस शहर के क़यादत ने इस शहर को बेच दिया, ज़मीन फरोशी कर दी। आप देखो गढ़ की यात्रा पर समाजवादी पार्टी की तरफ से, उस वक्त जनता दल थी, उसकी तरफ से बात आई, उन्होंने रोकथाम की मुस्तकिम ने, शान ने। जब एमएसजी कॉलेज का मामला हुआ तो उस पर शान मुस्तकिम आगे आया, पार्टी का वर्कर आगे आया। अभी क्रिकेट का मामला अगर होता है तो शान आगे आती है। कोई भी मामला हो, ये एमएलए नहीं बोलता, माजी एमएलए नहीं बोलता, मगर दोनों छुपके मिलते रहते और अपना प्रोग्राम बनाते रहते। मुझे यह बोलना है कि इस शहर को ऐसी क़यादत की ज़रूरत है जो निहाल अहमद साहब की तरह काम करे, जो कदम कदम पर तुम्हारे साथ रहे। मुझे याद है कि अगर हम कहीं घूमने चले जाते थे और फ़ोन आ जाता था, कभी 4, 6, 8 महीने में अपने बच्चों को वो कहीं बाहर ले जा पाते थे और फ़ोन आ जाता था कि मालेगांव के हालात ख़राब हो रहे हैं, तो वो अपने बच्चों, शान बोल रहे थे तो मुझे वाक़या याद आया कि बेटा मुझे माफ़ कर देना, अपने को अपने शहर वापस लौटना है, फिर मैं कभी तुमको घुमा दूँगा। ये था वो लीडर का अपनी शहर से मोहब्बत। 3 बार साहब की ज़िंदगी में राज्यसभा में जाने का मौका मिला, मगर उन्होंने इस शहर की मोहब्बत में वो कबूल नहीं किया। 3 बार उनको वज़ीर आला बनने का मौका मिला। एक बार 1978 में, उसके बाद जब शरद पवार ने बगावत की 38-40 लोगों को लेके, तो वसंत दादा पाटिल और सदर जमहूरिया बनी प्रतिभा पाटिल साहब के पास आए कि तुम हमारी पार्टी में आके वज़ीर आला बन जाओ। उन्होंने बोला कि कांग्रेस अंदर से कुछ है, बाहर से कुछ है, मैं कभी कांग्रेस में जाना पसंद नहीं करूँगा, इसकी बजाय मरना पसंद करूँ। उसके बाद फिर एक मौका आया जब सरकार गिराई जा रही थी प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट की, शरद पवार की, तो निहाल साहब को खुद इंदिरा गांधी ने फ़ोन किया। मुझे भी ललक थी कि इंदिरा गांधी कैसा बोलती है। जब वो खाना खाते हुए फ़ोन पे बात कर रहे थे तो मैं बेडरूम में भाग के गई इंदिरा गांधी का कि ज़बान सुनना चाहती थी कि वो क्या बोलती है। उस वक्त इंदिरा गांधी बोल रही थी कि अगर आप हमारे साथ आ जाएं तो हम आपको वज़ीर आला बना देंगे, और अगर आपको ये पसंद नहीं है तो हम आपको मरकज़ में वज़ीर बना देंगे। उन्होंने बहुत तल्ख जुमले इस्तेमाल किए थे, कांग्रेस में जाने की बात कही गई थी, इसलिए मैं उसको अदा भी नहीं कर सकती। वो इंदिरा गांधी को जवाब देने वाले शख्स की बात थी। इसलिए कांग्रेस क्या है, लोग बोलते थे ये लोग कांग्रेस में चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे, लेकिन कांग्रेस क्या है ये हमने बहुत अच्छे ढंग से देखा है। कांग्रेस को हमने सहा है, परखा है। इसलिए कांग्रेस के
साथ जाने की तो बात कभी नहीं आएगी। मैं आपको इतना कहना चाहती हूँ कि जो जो मौके पर इस शहर को खानवादा निहाल अहमद की और निहाल अहमद के वर्करों की ज़रूरत पड़ेगी, हम आपके साथ तन मन धन से तैयार रहेंगे। हम हर मुसीबत, जेल हो, तहरीकों को लोग बुरा बोलते हैं, जिनको तहरीक चलाना नहीं आता, जेल जाने से डर लगता है, वो तहरीक को बुरा बोलते हैं। शान ने कैंडल मार्च निकाला, शहर के एमएलए ने उसकी मुखालिफत कर दी। असल में जो लड़का मरा, उस लड़के की माँ शान से बात कर रही थी और वो मुझे बात करवा रही थी। शान, मैं इत्तेफाक से मजमून लिख रही थी, उस वक्त बुध का दिन था। वो औरत बता रही थी कि मैंने पुलिस को कहा कि फला फला जो आदमी पकड़ा गया उस पर शक है। पुलिस ने मेरी बात नहीं सुनी। उसके बाद 1-2 दिन के बाद ही उसने कहा था ये बात, मगर उसके बाद वो बच्चा मरा हुआ मिला। मैंने शान को उस वक्त भी डीवाईएसपी से उज्जत करते हुए सुना। मुझे फ़ोन आया, मैं खुद जानबूझ के गई वहाँ और मैंने उसको देखा कि वो डीवाईएसपी से उज्जत कर रही है। 12 नवंबर के वाक़े को लेकर जिस तरह की दुश्मनी खानवादा निहाल अहमद से निकाली गई, मैं थूकती हूँ ऐसी दुश्मनी पर। इस तरह की हैरत अंगेज, मैं जब एसपी के पास गई और मैंने उनसे कहा कि जो लोग इसमें शरीक नहीं है तुम उनके नाम लिखते। मैंने बहुत लोगों को बचाया उस वक्त। मुस्तकीम चला गया, सब लोग चले गया, बिला वजह नाम लिखते हो उनका। मुझे बोला गया, 2 जगह बताया गया ये कि शहर के एमएलए को पूछा गया कि ये सारे नाम दिए जा रहे हैं, तुम्हारी क्या राय है। उस वक्त मेरे साथ एडवोकेट खलील अहमद अंसारी, रशीद सेठ एवले वाले दोनों शरीक थे। जब ये उसके वहाँ के एसपी ने मुझसे कहा कि भैया ऐसा ऐसा हो रहा है, मुझे याद पड़ता है मुझ पर पथराव हुआ था कुसुम्बा रोड पर 1999 में। मैं तकरीर कर रही थी शेख रशीद के लोगों की तरफ से। उस वक्त अनीस सरताज वर्कर था पार्टी का बहुत तेज, वो एक हुजूम लेके निकला। जामिअतुल सालिहात के पास साहब ने जो जलसा कैंसिल करवाया और उन्होंने सिटी पुलिस स्टेशन को घेर लिया। क्या ये शहर का एमएलए नहीं कर सकता था? आज जाकर जिस फिरका परस्त की गोद में ये बैठा है, वो शहर की ईंट से ईंट बजाने के दर पे है। कभी फिरका परस्तों के खिलाफ जबान नहीं खुलती। जब हम समाजवादी पार्टी में जा रहे थे, इत्तेफाक से मैं, मेरी बेटी मोइन अख्तर और मुस्तकीम को खाना खिलाया अबू आसिम साहब ने, और उन्होंने कहा कि निहाल अहमद का ख़ानदान मेरे साथ आ रहा है, इससे बड़ी मेरे लिए कोई खुशी की बात नहीं हो सकती। महाराष्ट्र में हमारी पार्टी जिंदा हो जाएगी। उस वक्त मैंने उनसे कहा था कि एक लावारिस गांव से हम आए, एक यतीम मिस्कीन गांव के रहने वाले हैं हम, जिसकी आवाज़ 25 साल से कोई नहीं उठाता। कोई एमएलए हमारी बात नहीं रखता असेंबली में, कोई हमारी तकलीफ पर नहीं बोलता। वो बम ब्लास्ट हो जाए, मालेगांव का फसाद हो जाए, 2 बम ब्लास्ट हो जाए, 12 नवंबर का वाक़या हो जाए, कोई एमएलए नहीं बोलता। मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे शहर की आवाज़ बन जाएंगे। उस वक्त उनकी आंख में आंसू थे। मैंने ये जुमला कहा था कि आप निहाल अहमद बन जाएंगे अगर हमारी बात रखेंगे। हमको याद आएगी कि हमारी आवाज़ उठा। उन्होंने कहा था निहाल अहमद तो आसमान है, मैं ज़मीन हूँ। मैं उस आदमी की बराबरी नहीं कर सकता, उसकी कुर्बानियों की बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपकी आवाज़ ज़रूर उठाऊँगा। और मैं देख रही हूँ, इतना ही नहीं, वो महाराष्ट्र का भी दौरा कर रहे हैं वो आसिम साहब, और मुस्लिम मसाइल और मिल्ली तहरीक के नाम से भी काम कर रहे हैं। ये बड़ी बात है कि जो बात शान ने एक बात कही थी कि सनद के लिए आप कुछ करो, उन्होंने सनद के लिए बात रखी और रईस शेख को भी यहाँ भेजा, और रईस शेख ने भी अपनी बात ला के तहकीक करवाई और उसके तरीके से अपने तरीके से उन्होंने बात रखी। आज बात दबदबे की होती,
मैं आपको बता दूं कि दबदबा क्यों 25 साल में नहीं है। दबदबे का दबदबा ये लग़वी माने हैं, फारसी लफ्ज़ है दबदबा, और दबदबे का मतलब है हैबत, जाह, बुजुर्गी, शान, शौकत। अब बुजुर्गी, शान, शौकत, जाह कौन लाएगा? एक ईमानदार शख्स लाएगा जो पैसा रुपया लेके किसी को टिकट ना देता हो, जो स्टैंडिंग में भेजने के पैसे ना लेता हो, जो स्टैंडिंग में बनाने का मैं उसका स्टैंडिंग चेयरमैन बनाने के पैसे ना लेता हो, जो कौम के हर आदमी को कॉरपोरेशन में बेचता हो और मुफ्त में बेचता हो, वो दबदबा लाता है। साहब ने ज़िंदगी भर ईमानदारी की। कोई यकीन करे ना करे, 1995 तक साहब के पास 4 व्हीलर गाड़ी नहीं थी। मेरा घर रिक्शा के किराए पर चला है। उस वक्त 400, 800, 600 पगार हुआ करती थी। एमएलए फंड नहीं था, वो ज़िले में कलेक्टर पर दबाव ला के गाँव का काम करते थे। बहुत दिनों जब सुशील कुमार शिंदे आए तो एमएलए फंड मिलने लगा, और वो भी 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख मिलता था। उसके बावजूद शहर के रास्ते मजबूत है। निहाल साहब की कुर्बानी जो है वो दबदबा थी, उनकी जाफशानी दबदबा थी, उनकी मुसलसल तहरीक चलाना दबदबा थी, उनका ईमानदार रहते हुए हुस्न तदब्बुर इस्तेमाल करना, हिकमत अमली से काम करना दबदबा थी। आप जानते नहीं होंगे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के एक प्रोग्राम में दंडवते ने उठकर कहा कि दरारा है तो मालेगा ऊंचाई। दरारा मतलब दबदबा। उस वक्त साहब की उम्र उतनी नहीं थी, मगर उन्होंने कहा कि दरारा है तो मालेगा ऊंचाई। पहली बार वो चुन के आए थे उस वक्त। तो दरारा तहरीकें लाती है, दरारा ईमानदारी लाती है, दबदबा वो लाते हैं जिनका दिल भी साफ है और जो शफाफ तरीके से बात करते हैं। आप लोगों का मैं दिल के गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हुए इस शेर के साथ अपने शोहर को खराज अकीदत पेश करती हूँ कि फ़िक्रो ख्याल दिल में समाए हो, ख्वाबो ख्याल फ़िक्र नज़र में समाए हो, ख्वाबो ख्याल फ़िक्र नज़र में समाए हो, लगता है ज़िंदगी में मेरी लौट आए हो। और ये वर्करों की तरफ से कि शायद इसी को कहती है दुनिया तिलस्म इश्क, शायद इसी को कहती है दुनिया तिलस्म इश्क। पेवंद खाक हो के भी पागल बनाए हो, पेवंद खाक हो के भी पागल बनाए हो। मैं आप लोगों को इस बात की गवाही देती हूँ कि शान-ए-हिंद की क़यादत, मुस्तकीम डिग्निटी की मेहनत, समाजवादी वर्करों की जद्दोजहद मालेगांव शहर को एक सुनहरा बाब देगी, एक सुनहरी तस्वीर देगी, एक कामकाज का नया अंदाज तरीक़ेकार देगी, जिसे ये शहर में 25 साल से जो एक तरह का ऐसा धुंधला सा जैसा लगता है कि चुन के दे दिया तुमने और वो किसी ने उसी को खरीद लिया, ये बेज़मीरी खत्म हो जाए। इस दुआ के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ।